नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। जैसा कि आप सभी अभी सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैं बात करने जा रहा हूँ अब तक की भाई बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इसमें, है ना। जो टोटल वैकेंसी है ना, तैयार हो जाइए, सभी के लिए भी है। 4597 वैकेंसी है। अब आपने 10th पास की है, आपने आईटीआई किया है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है ना। कोई भी हो, मैकेनिकल, सिविल, क्योंकि इसमें असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, यूडीसी, अपर डिविजनल क्लर्क, सीनियर डिविजनल क्लर्क, लोअर डिविजनल क्लर्क, फायरमैन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, भाई क्या क्या नहीं, वार्डमैन, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज हैं इसमें, है ना, हर तरह की, है ना। पीडीएफ आपको पता है पूरे 207 पन्ने की, 207 की पीडीएफ है। और इन सबके लिए कॉमन एग्जाम होने जा रहा है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, आपको इसके लिए तैयार हो जाना है। ठीक है, बिल्कुल तैयार हो जाइए, है ना। ये, और मैं एक बात बता दूं, जो पेपर कंडक्ट करवा रहा है ना, बहुत ध्यान सुनना। ये जो पेपर कंडक्ट हो रहा है ना, पेपर जो कंडक्ट करवा रहे हैं, कंडक्टेड बाय एम्स, एम्स दिल्ली। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इसमें ये आपकी रिक्रूटमेंट बॉडी है, ये सिर्फ रिक्रूटमेंट करवा रही है। एम्स दिल्ली में भी वैकेंसीज है, एम्स भोपाल, बिलासपुर, जबलपुर, हर जगह वैकेंसी है। सीएपीएफ, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल एजुकेशन, आईसीएमआर, और पता नहीं क्या क्या भैया, हर जगह की वैकेंसी इसमें है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, मतलब हर चीज में जितनी भी है ना, सारे सब लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी वैकेंसी ना एम्स दिल्ली को दे दी है, और एम्स दिल्ली इनका कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन करवा रहा है। क्या अब आपको समझ में आ गया, है ना। इसका ध्यान रखिएगा। तो आप चाहे डिग्री होल्डर हो, ठीक है ना, कहीं कहीं पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कुछ कुछ पोस्ट में, तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है जो मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये इसको आप बहुत ध्यान रखें, ठीक है ना। और ये 2025 है भैया, ठीक है। ये देखो, क्लियर है कहानी। टोटल वैकेंसी तो ये सबके लिए है ना। अब देखिए, 2-7 पन्ना बनी बात है आपको कि इतने सारे पन्ने अपन नहीं देख पाएंगे, तो मैं आपको सिर्फ सिखा दूंगा। और यहाँ तक कि मैं पोस्ट भी शायद आपको दिखा पाऊँ, ये बड़ा मुश्किल सा काम है ना। पर मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे कैसे इसे देखना है। पीडीएफ में आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसे डाउनलोड करके आराम से बैठ करके पहले देखना है कि कौन से एम्स में, और फिर कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी आपको पता होनी चाहिए कि जनरल के लिए कितनी है, इन सब के लिए कितनी है। ठीक है, आइए फीस की मैं बता देता हूँ आपसे बात, है ना। जो छोटी मोटी बातें वो आप जरूर देख लें यहाँ पे। फीस ऐसा है कि अगर आप जनरल से हैं और अगर आप ओबीसी से हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो आपके लिए 3000 रुपए की फीस है। और एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपको, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और वहीं अगर आप एससी में आते हैं, आप एसटी में आते हैं, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, तो आपके लिए 2400 रुपए है। और अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग भाई बहनों में आते हैं, तो आपके लिए कोई फीस नहीं है, ये निल है। ठीक है ना। जितने भी लोग कभी किसी अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उन्हें भैया एनओसी लेकर के आना है। जितने भी लोग आप अपनी कैटेगरी का अगर लाभ उठाना चाहते हैं, है ना, एज में जो एज है, एज भी देखिए, हर एज ना सब पोस्ट के लिए अलग अलग है। लेकिन इतना तय है कि अगर आप एससी और एसटी हो, तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। वहीं आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, तो आपको +3 साल की छूट मिल जाएगी। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हो, तो आपको +10 साल छूट मिल जाएगी। ठीक है ना। अब इसमें भी बहुत सारी छूट मिली हुई है कि मतलब जैसे जो ऐसे डिफेंस पर्सनल है जो किसी वजह से डिसेबल्ड हो गए थे, है ना, अपनी जॉब के दौरान, तो उसमें भी जनरल कैटेगरी को कुछ अलग, ये वो दुनियादारी, विडो जिनकी दोबारा मैरिज नहीं हुई उनके लिए भी उसमें भी जनरल, ओबीसी और ये सब करते हुए अलग अलग है। जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल जो है उनके लिए अलग अलग है। मैं ये पन्ना भी आपको दिखा दूंगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है ना, इसका आप विशेष ध्यान रखें। देखिए, जो इन्होंने जो फॉर्म भरने की जो ओपन डेट है ना, जो ओपन डेट तय की है, ओपन डेट रखी गई है आपके 7 जनवरी 2025, है ना। और इसकी क्लोजिंग डेट है ना, क्लोजिंग डेट जो है वो इस महीने का आखिरी दिन है, 31/01/2025। लेकिन ये फॉर्म कुछ इस तरह से है कि आपको ना, कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है ना, तो इसमें क्या है ना, एक एक्सेप्टेंस स्टेटस का भी एक डेट रखा गया है, जो कि रखा गया है 11 फरवरी 2025। मतलब आपको 11 फरवरी को पहले चेक कर लेना है कि आपका स्टेटस जो है वो एक्सेप्टेबल हुआ कि नहीं हुआ। अगर मान लीजिए एक्सेप्ट हो गया है और आपको लगता है कुछ गलती हो गई है, तो जो करेक्शन विंडो है ना, जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो रहा है। करेक्शन विंडो जो है वो ओपन हो रहा है, वो 12 फरवरी से ओपन होगा। ठीक है ना, 12 फरवरी से। और यहाँ तक कि इन्होंने पेपर की भी डेट दे दी है,
है ना, जो पेपर होगा ऑनलाइन पेपर जो ये करवाएंगे आपका ऑनलाइन पेपर डेट, ठीक है ना, एग्जाम डेट कहना चाहिए उसको, वो इन्होंने रख दी है 26 फरवरी 25 से लेकर के 28 फरवरी 2025 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ मुख्य जानकारी थी जो आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए फटाफट से पीडीएफ में देख लेते हैं क्या क्या कहाँ दिया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं अब धीरे धीरे। तो अब आप ये रिक्रूटमेंट और ये सब आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, एक एक पन्ना आराम से देखिएगा, है ना, एक एक पन्ना मैं नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, ये वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी ऊपर बता दी है ना, कि लास्ट डेट क्या है और ये पूरी डेट की वो सारी जानकारी जो आपको समझनी थी। ठीक है, ये आपने देख लिया, और ये फिर लिखा हुआ कंटेंट की कौन से पन्ने पर क्या है ये आप देख करके वैसे भी जा सकते हो। ठीक है, आ जाओ मैं आपको बढ़ाते चले जाता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, अब आपको ये जानना है कि कौन कौन से एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर उनका नाम देखते जाइए। जैसे कि एम्स, देखिए एम्स भोपाल, एम्स दुनिया भर के एम्स है ना, पेपर दिल्ली एम्स करवा रही है बस। ठीक है ना, ये देखिए एम्स। अब ये देखो पीले कलर से आप देखो, ये है अटल बिहारी वाजपेयी। अब ये एम्स नहीं है लेकिन अटल, तो ये भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इन्होंने भी अपनी वैकेंसी जो है इसमें दे दी है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल नर्सिंग साइंसेज वो भी है, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज है, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। इन सब ने अपनी अपनी वैकेंसीज इसमें दे के रखी है। क्लियर होगी बात, ठीक है। और एक बार आपने जो भी कैटेगरी भर दी तो उसको अलग नहीं किया जाएगा। बेहतर है कि मैं चाहूँगा कि ये फॉर्म आप पक्के से ऑनलाइन भरवा लें किसी और से। और ये एज वगैरह में जो छूट मिलती है, देखिए मैंने आपको बताया था, एक्स सर्विसमैन को अपनी जितनी उसने मिलिट्री में सर्विस करी है वो और 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाती है। ठीक है, फॉर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट। ठीक है, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं ग्रुप बी में, उनके लिए जो उन्होंने कम से कम अगर 3 साल की सर्विस अगर कर चुके हैं तो वो 5 साल की छूट मिल जाएगी उन्हें, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर ग्रुप सी के जो एम्प्लॉई हैं, अगर उन्होंने 3 साल सर्विस कर ली है, जनरल कैटेगरी के हैं, तो अब जब तक वो 40 साल के ना हो जाएं, मतलब उनके मैक्सिमम एज के हिसाब से भर दिया कि अगर आप 40 साल तक आप भर सकते हैं उसको, मतलब मैक्सिमम एज 40 रख दी सीधे, है ना। भाई एक होता तरीका कि मैक्सिमम एज बता देना, एक होता तरीका कितनी छूट मिल रही है वो बता देना, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम एज बता देना। वहीं अगर आप यही ग्रुप सी में सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, 3 साल की सर्विस कर चुके हो और ओबीसी वाले हो तो 43, और वही अगर एससी एसटी वाले हो तो 45। ठीक है ना। अब ग्रुप सी पोस्ट के लिए अगर आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो 5 साल, ओबीसी कैटेगरी से तो 8 साल, एससी एसटी से हैं तो 10 साल। अगर आप विडो हैं, डाइवोर्स्ड हैं, ऐसी महिलाएं हैं, है ना, और जिन्होंने दोबारा शादी नहीं करी और जनरल से हैं तो 35 साल तक आप मैक्सिमम एज, और ओबीसी है तो 38 साल तक, एससी एसटी है तो 40 साल तक। बात समझ में आ गई। ऐसे अगर डिफेंस पर्सनल, अगर आप डिसेबल्ड हैं जनरल कैटेगरी से तो 5 साल की छूट मिल जाएगी, ओबीसी हैं तो 8 साल की छूट मिल जाएगी, एससी एसटी हैं तो 10 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप सर्विस क्लर्क रहे हैं आर्म्ड फोर्सेज में, जनरल से हैं तो 45 साल तक की मैक्सिमम एज है आपके लिए, ओबीसी वाले हैं तो 48 साल तक, और एससी एसटी वाले तो 50 साल तक। क्या आपको ये चार्ट समझ में आ गया? आप खुद भी इसे एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। और फिर कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने कॉलेज जो मतलब अलग अलग एम्स है, उन्होंने भी कुछ अपने हिसाब से छूट दी है, तो वो फिर रिस्पेक्टिव है, वो आप अपने हिसाब से समझते रहना, ठीक है ना। जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको स्क्राइब की सुविधा मिल रही है, ये फीस वगैरह है जो मैंने आपको पहले ही आपको समझा दी है, तो आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड जो है वो आपका 3 दिन पहले आ जाएगा। सीबीटी देख लीजिए कि ऑनलाइन पेपर आपका कैसे होगा। ये 90 मिनट का आपको पेपर होगा, 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 400 मार्क्स का ये पेपर हो जाएगा, है ना। अब इसमें 100 क्वेश्चन जो है उसमें से 25 क्वेश्चन जो है वो आपकी जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और जनरल कंप्यूटर से रहेंगे, और 75 क्वेश्चन आपके अपने जो भी आपने पढ़ाई करी है, इलेक्ट्रीशियन, जूनियर इंजीनियर, दुनियादारी फला 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 फला, फार्मासिस्ट की जॉब है, बहुत सारी जॉब्स हैं, तो वो आपकी पर्टिकुलर डिग्री से होगा, है ना, 75 क्वेश्चन आपके। और पूरे इस क्वेश्चन को जो 100 क्वेश्चन है इसे 5 सेक्शन में बांटा गया है, हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहेंगे, और हर सेक्शन की टाइमिंग भी डिसाइड है, 18 मिनट रहेगा। 18 मिनट खत्म होते ही अगला सेक्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है ना। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऐसा है कि इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज में से रखा जाएगा, बाइलिंगुअल पेपर रहेगा। गलत आंसर करने पर 128 मार्क्स आपके कट जाएंगे, है ना, और सही आंसर होने पर 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, है ना। क्वालिफाइंग मार्क्स में निर्धारित किया गया है कि अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आपको कम से कम 40% मार्क्स ले आना है, तो आप सीबीटी क्वालिफाई माने जाओगे, जॉब नहीं मिल रही है। ओबीसी के हो तो 35% और एससी एसटी के हो तो 30%, और दिव्यांगजन हो तो भी 30%, ठीक है। और इसको आप हटा दो यहाँ से। अब ये शुरू हो जाता है, देखिए सिलेबस एंड द सिलेबस विल बी अकॉर्डिंग विद द लेवल ऑफ एजुकेशन, इतना इतना ये लिखा हुआ है ना, द क्वालिफिकेशन नेक्स्ट ईयर। अब देखो यहाँ पर आप ये पता कर पाओगे सिलेबस और लैंग्वेज में कि जैसे आप असिस्टेंट डाइटिशियन, डेमोस्ट्रेटर डाइटिशियन और ये सब के लिए अगर आप भर रहे हो, तो देखो फूड एंड न्यूट्रिशन ये जो है ये आपका सिलेबस हो गया,
ठीक है ना। और आपके लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं है, आप इंग्लिश में आ जाओगे। देखो सीख जाओ एक बार तो आप भी पूरा चार्ट देख लोगे, है ना। सपोज अब ये देखो यहाँ पर लिखा है टाइपिंग टेस्ट, तो अभी कौन सी पोस्ट है जिसमें टाइपिंग, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर भर रहे हो आप, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एलडीसी, है ना, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, है ना, यूडीसी, अपर डिविजनल क्लर्क। क्लियर है कहानी। अगर इनके लिए भर रहे हो तो आपको देखो क्या क्या आ रहा है, देखो जनरल मैथ्स आएगी और इंग्लिश आ जाएगी, तो ये सिलेबस दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। और यहाँ देखो जरा, अगर आप असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एनएस जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एनएस के लिए अगर आप भरो तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसी रूल्स और ये सबसे बेसिक कंप्यूटर सबसे आ जाए क्वेश्चन। कोई स्किल टेस्ट नहीं, देखो यहाँ मतलब समझ रहे हो ना, इसको आप देख लो जरा अच्छे से, ठीक है ना। अब अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग के लिए भर रहा है, ये वाला देखो, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, है ना, ये सिविल, ये इलेक्ट्रिकल, ये मैकेनिकल, ठीक है ना। और फिर ये स्पीच और ये हियरिंग वाली आ जाएगी, देखो कोई स्किल टेस्ट नहीं है, कोई स्किल टेस्ट नहीं है। आपका मीडियम देख लो कैसा रहेगा, इंग्लिश इंग्लिश रहने वाला है। क्लियर है कहानी। ऐसे इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, ये देखो वायरमैन, यहाँ सारे आपको पोस्ट दिख जाएगी, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपने आईटीआई वगैरह किया हो, ये सब होगा, है ना। देखो कोई स्किल टेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा है ना, अभी तक कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। और फार्मासिस्ट, स्टोर कीपर है ना, जनरल ड्रग वाले होंगे, ड्राफ्ट्समैन है, मैकेनिक है ना। ये देखो जरा, मैनीफोल्ड टेक्नीशियंस, मैनीफोल्ड, तो ये सब आप पढ़ना, ठीक है ना। इतना सारा पढ़ पाऊँ ये संभव नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, ये एसएसडी, ये देख रहे हो, ये माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडियोलॉजी। अब यहाँ चलते जाओ आप, ठीक है। अब ये इतना सारा भाई बाप रे, टेक्नीशियन, मेडी लैब, मतलब दुनिया भर की वैकेंसी इन्होंने ओपन कर दी अलग अलग पोस्ट में, है ना। लैब अटेंडेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, मतलब समझ रहे हो, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। मतलब आपको अच्छे से पढ़ लेना, जनरल मैथ, इंग्लिश और हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, ठीक है ना। कोई आपको वो नहीं है, तो ये इसका विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों फटाफट से। ये रूम असिस्टेंट है, ये ड्रेसर हो गए, ठीक है ना। थोड़ा सा पढ़ लेना। मॉर्चरी अटेंडेंट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, नर्सिंग अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, इन सब के लिए भी वही सब कुछ है ना। और फिर ये आ जाएगा डायसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ये वही सारी चीज़ आ रही है। ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, लाइब्रेरियन अटेंडेंट ग्रेड 2, है ना। ऐसे 61-64 तक जाएगा करीब करीब। फिर ये देखो जरा, ई लैब टेक्नीशियन इतना, टेक्नीशियन इतना, मैकेनिक AC&R, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ट्रेड टेस्ट है, तो अगर कोई मैकेनिक AC&R मैकेनिक के लिए भरेगा, रेफ्रिजरेशन के लिए, कंडीशनिंग के लिए, तो ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही जानकारी मिल रही है, और उससे क्वेश्चन किससे आएंगे, AC&R से। ये 75 क्वेश्चन उसी से आने, ध्यान रखना। रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी अटेंडेंट हो गया, ठीक है ना। और ऐसे ये सारे टेक्नीशियन हो गए आपके। जूनियर रेडियोग्राफर, ये रेडियोग्राफी आ गई पूरी की पूरी। डेंटल हाइजीनिस्ट वगैरह, टेक्निकल डेंटल मैकेनिक, वो सब कुछ है इसमें, तो उठा करके भरा हुआ, ठीक है ना। रेडियोथेरेपी आ जाएगी। न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजीज में लाइफ साइंस है। ऑप्थेल्मिक, ये पूरा उससे जुड़ा हुआ, है ना। जूनियर परफ्यूशनिस्ट है भैया, प्रोस्थेटिक, और भाई कुछ नाम तो बोलते भी नहीं बनेंगे, है ना। और ये बेरियाट्रिक हो गया, फार्मासिस्ट हो गया। कितनी हिम्मत करी 207 पन्ने की पीडीएफ आपके सामने ओपन करने में, ये मैं ही जानता हूँ, है ना। और यहाँ देख लो ये, अब ये देखो, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। और वहीं अगर आपने फायर टेक्नीशियन या फायर इनके लिए, जमादार के लिए भरने की कोशिश करी, है ना, तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी दोनों देना पड़ेगा। क्लियर है ना, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या क्या होगा ये फर्दर आपको बाद में पता चल जाएगा। सोशल वर्कर हो जाएंगे हमारे, ये रहे। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर भी है भैया, इनके लिए स्किल टेस्ट होगा, बनी बात है। आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, इंग्लिश की 35 वर्ड्स और हिंदी की 30 वर्ड्स पर मिनट हो जाएगी, ठीक है ना। कोई भी एक आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। ये ध्यान से देख लो। फिजियोथेरेपी हो गई, है ना, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आ जाएंगे, साइंस एंड, ये क्वेश्चन यहाँ जो बीच में लिख रहा है ना, ये सब, ये इससे जैसे फार्मेसी जुड़े क्वेश्चन आएंगे। फार्मासिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं आयुर्वेदिक में, है ना, अगर आप असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर बनना चाहते हो, तो ये टॉपिक आपको कवर कर लेने हैं, ये इसका मतलब है। ट्रैफिक रूल्स किस में आएंगे, जब अगर आप ड्राइवर और इन सब के लिए भर रहे हो तो, ठीक है ना। और सोशल वर्क और फिजियोलॉजी से जुड़े क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप ये डोनर और ये बाय 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 बाय, आर्टिस्ट, मॉडलर, तो फाइन आर्ट्स ये रहा। अब आपको ये भी जानना होगा कि भाई किसमें कितनी एलिजिबिलिटी क्या है ना। अब योगा इंस्ट्रक्टर के लिए योगा क्वेश्चन है, प्रोग्रामर के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन क्वेश्चन है, वार्डन के लिए जनरल मैथ्स इंग्लिश आएगी, जूनियर इसके लिए स्टेनो के लिए जनरल मैथ्स, और आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट भी होगा स्टेनोग्राफी के फॉर्म में। फार्मेसी जुड़े हुए क्वेश्चन, नर्सिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको इन पोस्ट में देखने को मिलेंगे। इन्हें आप आराम से पढ़ लेंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स है ना, ये रहा। देखिए बहुत बड़ी पीडीएफ, अभी 18 पहुंचे, 207 पन्ने पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। प्लम्बर के लिए ये ट्रेड रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। पेंटर हो गया, स्टैटिकल हो गया, वर्कशॉप असिस्टेंट हो गया, स्टोर कम कीपर हो गया, मैकेनिक ऑपरेटर, इतनी, और ये इतना, ये देख रहे हो। और ये क्वालिटी कंट्रोल देखो, टोटल 66 अलग अलग पोस्ट है। और इसमें ये, और टाइपिंग टेस्ट अगेन फिर आपको देखने को मिलेगा क्लर्क की पोस्ट में। तो किस किस में क्या देखने को मिला, इसको अच्छे से देख लेना। 15 नंबर याद कर लो, 18,
ठीक है ना। जिसमें स्किल टेस्ट है उसमें स्किल टेस्ट होगा, है ना। तो आप जिसमें ट्रेड टेस्ट है उसमें ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें पीएसटी था पीएसटी होगा, जिसमें पीईटी था उसमें पीईटी होगा, ठीक है ना। अब ये जनरल कंडीशंस है, इनको आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पर, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये ना करीब करीब बहुत बड़े पन्ने हैं। आप यहाँ पर देख लो, देखो यहाँ पर पोस्ट आपको एक दिखेगी, लेकिन यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे, जैसे एम्स बिलासपुर, ये वो, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि एज कितनी लिखी हुई है। मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर एज जनरल के हिसाब से लिखी होती है। अगर आप एससी एसटी तो आपको अपने 5 साल पर, तो जितना आपको छूट मिली ना उतना आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है ना। और ये पे लेवल बता रहा होगा, मैं सिर्फ बता पाऊंगा। और यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे एक मैं बता रहा हूँ कि मान लो किसी को असिस्टेंट डायटीशियन भरना है, तो एमएससी फूड न्यूट्रिशन भर दे वो, और 2 साल का एक्सपीरियंस उसको लगेगा। अब यहाँ पर देखोगे आप कि ये सब असिस्टेंट डायटीशियंस ही हैं, और सबको वही, बस यहाँ पर ये बदलते जाएंगे। जैसे ये सेंट्रल सीएपीएफ है ना, सीएपीएफ में मेडिकल इंस्टीट्यूट उनका जो है, उसमें ये वैकेंसीज भी हैं। देखो जरा, रीजनल इंस्टीट्यूट में भी है, मतलब सिर्फ एम्स में नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एज वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। अब ये डाइटिशियन एम्स भोपाल में देखो आप, ये देखो यहाँ पर 30 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया है, ठीक है ना। तो पहले कौन था, वो असिस्टेंट डाइटिशियन था, अब ये कौन है, ये डाइटिशियन है। तो असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए 2 साल, इसके लिए 3 साल, है ना। आपने एमएससी होम साइंस और ये सब अगर आपने किया है, जितना आपको दिख रहा है, तो आप भर लोगे। तो ये डाइटिशियन अलग अलग ग्रुप में। फिर ये असिस्टेंट एनएस वगैरह आ जाएगा। तो आप यहाँ देखो 3 साल की बैचलर डिग्री और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अब कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि नीचे एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। तो ये असिस्टेंट, फिर एज वगैरह आप देख लेना, 30 साल है, ये है वो है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? ऐसे करके आपको समझना पड़ेगा इस पूरी चीज़ को, ठीक है। ऐसी एग्जीक्यूटिव और ये पूरा चलता जाएगा। फिर ये आ जाएगा थर्ड, डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो 12th पास होना चाहिए, स्पीड लिमिट 8000 की डिप्रेशन आनी चाहिए, है ना। और ये डेटा एंट्री ऑपरेटर। और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए वही टाइपिंग टेस्ट आ जाएगा, 12th पास होना चाहिए बंदा। फिर जूनियर, ये जूनियर। फिर ये एलडीसी आ जाएगा, सेम एलडीसी वगैरह अभी जितने आप देख रहे हो ना, इन सबके लिए टाइपिंग वही 35 वर्ड्स अलग अलग है। लोअर डिविजनल क्लर्क और अलग अलग वो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, वही सब सेम टाइपिंग। 10th 12th, ठीक है ना। अपर डिविजनल क्लर्क में यह आ जाता है कि लोअर डिविजनल 12वीं चाहिए होती है, अपर डिविजनल में डिग्री चाहिए होती है। तो डिग्री के साथ, और टाइपिंग वही टेस्ट है, पूरा टाइपिंग टेस्ट वही है। फिर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और ये आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर बनेंगे, तो असिस्टेंट इंजीनियर में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जूनियर इंजीनियर में भैया 3 साल का डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं और डिग्री वाले भी भर सकते हैं, ठीक है ना। और कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन वो तब है जब आप सीएपीएफ के लिए भर रहे हैं। लेकिन अगर आप वही जूनियर इंजीनियर सिविल एम्स के लिए भरोगे ना, तो आपको डिप्लोमा वालों को 5 साल का एक्सपीरियंस है, और ग्रेजुएट वालों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना। ये ध्यान रखना। तो सीएपीएफ वाले मांग लेना उसमें। अब ये फिर वही एम्स भोपाल, एम्स ये जूनियर इंजीनियर। फिर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ जाएगा, ठीक है ना। अब असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भरोगे तो 5 साल का एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन चाहिए। लेकिन अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के भरोगे, तो ग्रेजुएट वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है। सर यहाँ पर 2 साल का दिख रहा है, वो डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब है कि हो तो ठीक, नहीं है तो ठीक, तो इसको आप हटा, डिजायरेबल कहीं भी लिखा हो ना, आप उसको नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। फिर ये हो जाएगा यहाँ से, ये पूरा का पूरा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। फिर ये इसके लिए मैकेनिकल चाहिए, तो ग्रेजुएट आप मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से तो भी चल जाएगा, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब आप असिस्टेंट इंजीनियर भर रहे हो ना, अगर आप ये जूनियर इंजीनियर भरोगे तो आपको मालूम है 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल से या 4 साल की इंजीनियरिंग है तो भी भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तो डिप्लोमा में भी कोई एक्सपीरियंस की मांग नहीं है, और ग्रेजुएशन में भी कोई एक्सपीरियंस की मांग नहीं है, ठीक है ना। इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप सभी के सभी, है ना। ये जूनियर, ठीक। और भी आ जाता है भैया मीटर टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, ये सब। तो अब इनके लिए 4 साल की आपकी ऑडियोलॉजी की अगर डिग्री है तो आप भर सकते हैं, 2 साल का डिप्लोमा है तो भी भर सकते हैं, है ना। बस अगर 2 साल का डिप्लोमा है तो 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगेंगे, और अगर 4 साल की डिग्री है तो 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगेंगे इसमें, ठीक है ना। इसमें ये पूरा यही काम है, ऑडोमीटर बोल रहा हूँ, क्या नाम है, ऑडियोमीटर जल्दी जल्दी में निकल रहा है। फिर ये जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, तो ये बीएससी डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग, एमएससी स्पीच एंड हियरिंग। आप समझते हैं, अभी मैं सिर्फ 41 पन्ने में पहुंचा हूँ। ऐसे इलेक्ट्रिशियन लाइनमैन, इसके लिए 10th आईटीआई और इलेक्ट्रिक आपके पास सर्टिफिकेट हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इसे भर सकते हैं। वायरमैन में 10th आईटीआई, 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो भर सकते हैं। तो गैस मैकेनिक में आपने 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भर सकते हैं, या आईटीआई डिप्लोमा किया है और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी भर सकते हैं। ऐसी गैस पंप मैकेनिक है, मैनीफोल्ड रूम, आपने 12th साइंस और 3 साल का एक्सपीरियंस तो भी से भर सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। मेरे ख्याल से टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए ये ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 आ गया, तो इसमें सिर्फ 10th मांगा है और 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, तो आप इसे भर सकेंगे। और एक ये डिजायरेबल एक्सपीरियंस तो मतलब नहीं। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर, है ना,
तो क्या अब आप देख पाएंगे इसको, है ना, इस तरह से जैसे मैंने बताया है कि ये कहाँ कहाँ पर क्या है। स्टोर कीपर के लिए डिग्री, फार्मेसी की मांग ली, ड्रग्स के लिए अगर है तो जनरल का तो सिर्फ बैचलर डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया उन्होंने, ठीक है ना। फार्मासिस्ट, होम्योपैथी 12वीं है और डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप भर सकते हैं इसको, ठीक है। ये जूनियर अकाउंट ऑफिसर आ जाएंगे तो भैया इनकी कॉमर्स में डिग्री होगी, 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अब ये कहाँ का, कैशियर की जॉब है ये पूरी की पूरी, है ना। जूनियर अकाउंट, और ये देखो ये जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट इन कॉमर्स और 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, अभी जहाँ जहाँ खाली हो, ठीक है ना। फिर ये जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, तो इसमें मास कम्युनिकेशन आपके पास रिकॉर्ड वाला है ना ये, है ना, हो तो फिर बढ़िया है। रिसेप्शनिस्ट के लिए डिग्री कोई भी चल जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जर्नलिज्म में होना चाहिए, है ना, और एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड वही वही बार बार आ रहा है, वो जहाँ जहाँ रहेगा। ये असिस्टेंट ग्रेड 1 और ये टेक्नीशियन, ये सब देख रहे हो आप, है ना। ये CSSD, ये जितना भी लिखा है, ये माइक्रोबायोलॉजी, फार्मालॉजी, नर्सिंग अगर करी है, या फिर नर्सिंग वाले भी भर सकते हैं 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। थिएटर असिस्टेंट कोर्स वाले भी भर सकते हैं अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है, या 12वीं वाले भी भर सकते हैं अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है उनका CSSD में। ऐसे करके पूरा लिखा हुआ है साहब। तो ये देखो बड़ा आसान काम है, अब सीनियर वालों के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा। अभी लैब अटेंडेंट आ गए कि भाई 12वीं आप सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पढ़े हो, बायोटेक्नोलॉजी से पढ़े हो, 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा हो आपके पास, और 1000 बेड वाले किसी हॉस्पिटल में आपने काम किया हो। ये नहीं है तो फिर आपका 10th प्लस जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से किया हो और BSc आपने मेडिकल लेबोरेटरी में करी, तो भी आप इसे भर सकते हैं। तो या तो काम है या तो डिग्री बढ़ा देते हैं, यही तो काम है इनका, और तो कुछ काम है नहीं भाई, ठीक है ना। ये जूनियर वही 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 वही, ठीक है ना। जूनियर ये देखो बड़े लंबे लैब अटेंडेंट के लिए वही सब आ रहा है। देखो डिजायरेबल चीज़ों को देखना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी वाला, मेट्रिकुलेशन 10th मेडिकल डिप्लोमा, है ना, इसको हटा दो। टेक्नीशियन, अब यहाँ पर देखो, अगर कोई टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भरेगा तो यहाँ पर 8 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो टेक्निकल टेक्नीशियंस के लिए भी 8 साल का एक्सपीरियंस है ना। लेबोरेटरी, ये देखो ये हटा दो। अब ये आ गए ड्रेसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट, इस तरह से। अब यहाँ देखो ये 10वीं मांग रहा है, डार्क रूम अटेंडेंट के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है आपसे, ठीक है ना। और ड्रेसर है अगर आप, तो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। फिर अलग अलग जगह अपनी अपनी ये, फिर वही 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 पूरी बातें वही की वही, समझ रहे हो दोस्तों। फिर ये डायसेक्शन हॉल अटेंडेंट, है ना, ये आप देख सकते हैं। इसको क्या हुआ भाई, अच्छा अपडेट हुआ होगा इसलिए ऐसा हुआ है। तो दोस्तों क्या आप समझ पा रहे हैं, अब आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखो इतने सारे, जितने आप ये कॉलम वाइज देख रहे हो ना यहाँ साइड में, है ना, ये उतने पन्ने हैं साहब, उतने पन्ने। देखो आप ये नीचे भगाते जाओ भगाते जाओ भगाते जाओ, यहाँ पर मान लो ओपन किया आपने, ये देखो अभी भी हम 141 पर ही हैं, है ना। अब आप इसको बढ़ाओ, ये देखो फार्मा केमिस्ट। तो ये आप समझ रहे हो, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आप अपनी पोस्ट कर, थोड़ा सा मेहनत लगेगी लेकिन आप देख लेंगे। एलोपैथी वगैरह, एलोपैथिक फार्मासिस्ट, एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, सब कुछ है। एड्स एडुकेटर कम काउंसलर की भी जॉब है यहाँ पे। तो BSc नर्सिंग अगर कोई करके बैठा है और एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग दे रखा है उसने, तो वो भर सकता है इसको, ठीक है ना। तो ये ANM GNM नर्सिंग ऑफिसर की, नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक नर्सिंग, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, सबकी पोस्ट खुली है भैया। तो 4 साल की वो BSc नर्सिंग वाले करने वाले जितने भी है ना, स्टाफ नर्स ग्रेड 1, है ना। ये मतलब आप देखो इनको, इतनी सारी पोस्ट है, आप इन्हें देखो। ये वर्कशॉप असिस्टेंट 61, और ये असिस्टेंट स्टोर कीपर ऑफिसर्स, ये देखो आप, ये देखो यहाँ पे डिग्री मांग रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तो भी चल जाएगा, बैचलर डिग्री तो भी चल जाएगा, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें साथ में, ठीक है भाई। बाप रे जान निकल जाए इतनी, भाई कैसे ये लोग भर्ती करेंगे बाप रे। कोडिंग क्लर्क वगैरह ये देखो जरा। तो फिर ये BSc 10+2 6 मंथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट। मैं तो थक गया भाई, अब मैं जा रहा हूँ सोने। सोने कहाँ जाऊँगा, मेरी क्लास है। फिर ये बायोमेडिकल इंजीनियर और ये क्वालिटी कंट्रोल, है ना। तो अब आप इनके लिए देखो, ये BE BTech बायोमेडिकल, और ये आखिरी है भैया। और यहाँ देखिए क्वालिटी कंट्रोल में तो 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, MSc फर्स्ट क्लास होना चाहिए इन लाइफ साइंस वो भी, ठीक है ना। और इसके ऊपर अपन ने मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियंस, मेरे ख्याल से अपन ने लगभग सब कुछ देख लिया है, छोड़ा तो नहीं है। अब बहुत कुछ छोड़ा है बीच में, ऐसी बात भी नहीं है। अब क्या आएगा, अब आएगा कि कैटेगरी वाइज ये कैसी दी हुई है। तो मैं आपको एक सिखा रहा हूँ। जैसे मान लो आपने देखा था पहली पोस्ट असिस्टेंट डायटीशियन थी, तो उसमें याद करो, देखो अब ये क्या कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल के लिए कितनी है, तो देखो यहाँ बाकियों के लिए है ही नहीं, है ना, कहीं भी कुछ नहीं, सिर्फ जनरल के लिए एक पोस्ट है। तो अब आपको क्या करना है कि ये एम्स नागपुर की असिस्टेंट डाइटिशियन की थी, अब मैं एम्स
न्यू दिल्ली में देख लेता हूँ असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए किसकी, जनरल के लिए 2 है और ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, टोटल 6 पोस्ट है। समझ गए? तो ऐसे करते करते आप हर पोस्ट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ना, असिस्टेंट और ये वो जूनियर एलडीसी, जैसे लोअर डिविजनल क्लर्क की देखो एम्स में यहाँ 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 यहाँ, जनरल के लिए कितनी वो ये लिखी हुई है, ठीक है ना। कैटेगरी वाइज ऊपर देखते हैं ना, कौन सी कैटेगरी के लिए देख रहे हो आप, है ना। ये इसको इस तरह से आराम से चेक कर सकते हो, कैटेगरी वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर चेक कर लो कहाँ पर कितनी है भाई, नील ना हो, भर दो आंख मूंद करके, तो आंख मूंद के नहीं भरना है, इसलिए मैंने इतना बड़ा पीडीएफ आपके सामने चलाया, ठीक है। अब ये हर पोस्ट की इन्होंने पूरी जानकारी दी कैटेगरी वाइज, और वो भी इंस्टीट्यूट में भी कितनी कितनी किस कैटेगरी की जॉब है, ठीक है ना। तो इसको आराम से बैठ करके आपको देखना है, ठीक है। और ये पूरी की पूरी पीडीएफ इस तरह से ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों पहली बार है कि मैंने इतनी लंबी पीडीएफ किसी को बताई है, और ये देखो ये खत्म कर दिया मैंने। देखा, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस, खत्म कर दो सब कुछ फटाफट से। समझ गए दोस्तों? तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, और आपका प्यार इतना जो आप मुझ पर बरसाते हो, है ना। 4 बज गए भैया, कब का शुरू किया था, है ना। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ध्यान रखिएगा, इसे भर दीजिएगा, कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।